4 बार के दरभंगा से लोकसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अशरफ अली फातमी साहब अब वो कह रहे हैं कि वो मधुबनी से चुनाव लड़ेंगे। 2024 का चुनाव मधुबनी से लड़ने का उन्होंने औपचारिक ऐलान कर दिया है। तो इसमें स्वागत है। तो आप मधुबनी में क्यों जा रहे हैं दरभंगा छोड़ करके? पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया भारत वॉइस का कि आपने अपने प्लेटफॉर्म पे मौका दिया कुछ बातें रखने की। देखिए मैं आप उसको गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। मैं मधुबनी से चुनाव लड़ना चाहता हूं और वो ये इस दफ़ा नहीं। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जब मेरा टिकट कटा था तो मैं उस वक्त भी दरभंगा से उम्मीदवार नहीं था और उस वक्त भी मैं तैयारी मधुबनी से कर रहा था। कोई तकरीबन 6 महीना पूरे मधुबनी में घूमा था और वहाँ के लोगों की खैरियत ली थी और उनसे रूबरू हुआ था। अब इत्तफाक है कि टिकट नहीं हुआ और आप ये पूछेंगे कि मैं दरभंगा से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहा, तो दरभंगा से मैं 7 मरतबा चुनाव लड़ चुका हूँ और 4 मरतबा लोकसभा में जीता भी हूँ। जीतने का मार्जिन भी बहुत लंबा रहा है। कभी 1,47,000 से, कभी 1,42,000 से, कभी 1,05,000 से और एक मरतबा 40,000 के लगभग से। और हारने का अगर मेरा देखिएगा तो वो भी जो मैक्सिमम हारा हूँ 46,000 से और मिनिमम जो हारा हूँ 33-34,000 से। तो दरभंगा में ऐसा नहीं है कि मेरे चाहने वालों की कमी है या उन्होंने हमें कम पसंद किया, बल्कि प्रॉब्लम वहाँ पर यह है कि जो लगातार अगर आपको लगातार बहुत अच्छा खाना खिलाया जाए तो उससे भी मन भर जाता है। तो लोग इतना दिन हो गया तो टेस्ट लोग आप बदलना चाह रहे हैं या जनता बदलना चाहती है? नहीं, मैं खुद महसूस करता हूँ कि भाई ठीक है, इनको इतनी दिन सर्विस किया इनका हमने, अब नई जगह जाकर के उनका भी खिदमत करें। तो ये मेरा सेल्फ फैसला था कि मैं मधुबनी से चुनाव लड़ूं और शायद मैं दरभंगा से लड़ा होता तो हमको टिकट भी हो गया होता, लेकिन मैं मधुबनी गया और वहाँ से मेरा टिकट कट गया था। तो अब मैं फिर उसी मधुबनी जगह पे जाना चाहता हूँ और वहाँ जाकर चुनाव लड़ना चाहता हूँ। जी, पार्टी कौन सी होगी? देखिए, पार्टी तो आपको पता ही है कि पार्टी तो अब जो टिकट देगा ना उसी से ना चुनाव लड़ा जाएगा। और मैं पिछली दफ़ा अपने एक इंटरव्यू में इसको स्पष्ट भी किया है जी कि मेरा मकसद मधुबनी की खिदमत करना है। जो पार्टी अच्छा समझेगी हमको देगी टिकट। ऐसे तो मैंने कहा था कि वो सीट तो वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं जी। और मैं जिस पार्टी में हूँ जनता दल यू में, उससे कहा था कि वो हमारे लिए सीट लें, लेकिन अभी तक तो कोई रिस्पांस नहीं है पार्टी से। और तो अब बीजेपी के सोर्सेस से जो हम लोगों की जानकारी है उसके हिसाब से ये कहा जा रहा है कि दरभंगा मधुबनी की सीट एक्सचेंज नहीं होगी, बीजेपी के ही उम्मीदवार लड़ेंगे। अब गोपाल जी ठाकुर लड़े या वहाँ से हुक्मदेव नारायण का परिवार लड़े, ये अलग होगा। तो देखो सुना, ऐसा है कि एक आदमी को प्यास है, भूख है, तो अपना खाना पानी खोजेगा ना बॉस, और उसकी पूर्ति करेगा। तो मैं एक सियासी आदमी हूँ, एक राजनीतिक आदमी हूँ, सोशल वर्कर हूँ, पॉलिटिकल वर्कर हूँ, तो मुझे तो चुनाव लड़ना है ना भाई साहब। तो और चुनाव लड़ना है। और जनता दल यू में भी गया था मैं जब, तो मैंने कहा था कि पहले मैंने अपना कैरियर शुरू किया जनता दल पार्टी से, फिर राजद को हम लोगों ने बनाया था और हम उसके जो है बुनियादी मेंबर थे, उसकी मेकिंग में थे। तो फिर राजद से जीता राष्ट्रीय जनता दल, और मैं जनता दल यू में गया था तो मैंने कहा था कि ये भी जनता दल है, यूनाइटेड है। तो अब मेरे लिए जनता दल परिवार है, समझे ना। और लालू जी भी हमारे सीनियर
सबसे ज़्यादा प्यार दिया, उन्होंने मोहब्बत दिया, और कोई एक मर्तबा नहीं, उन्होंने 7-7 दफ़ा मुझे टिकट दिया। और उनका लड़का तो मेरा जी भतीजा भी हुआ, तो और मेरे लड़के को भी 2 मरतबा टिकट दिया इन लोगों ने। तो कोई मोहब्बत में तो कभी कोई कमी नहीं हुई। एक वक्ती गुस्सा था, सम्मान और इज़्ज़त में, भाई हम आपकी इज़्ज़त करेंगे तो आप भी हमारी इज़्ज़त कीजिएगा, ठीक है ना। जिस दिन हम आपकी इज़्ज़त नहीं करेंगे, आप मेरी इज़्ज़त करना बंद कर दीजिएगा। इज़्ज़त का सवाल अलग है, चुनाव टिकट का का सवाल लड़ना अलग है। जी कि मैं ये महसूस करता हूँ कि एज ए इंडिविजुअल भी मैं किसी के काम आता हूँ, लेकिन जिस दिन किसी ओहदे पर रहूँगा तो ज़्यादा काम आऊँगा, ये मेरी सोच है। तो और अगर लोग चाह रहे हैं, लोगों के अंदर हमारे लिए प्यार है, सहानुभूति है, मोहब्बत है, और वो हमें महसूस करते हैं कि ये आदमी ठीक से काम करेगा, तो उसका मौका। नहीं, मैं ये सवाल इसलिए पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आप जैसा कद्दावर नेता वहाँ पे निर्दलीय तो चुनाव लड़ने की सोचेगा नहीं, मेरे सवाल ही हिसाब से। नहीं। तो पार्टी बचती है, जदयू, बीजेपी तो उधर है, और देखिए सब बात चल रही है, और बहुत जल्दी 2 से 3 दिन में आपको इसका रिजल्ट सामने आ जाएगा, क्योंकि अब सभी पार्टियां अपना अपना टिकट बांट रही हैं। अभी तो गठबंधनों में बात हो रही है। जी जी गठबंधन से जब निगोशिएशन हो जाएगा, किसके हिस्से में कौन सा सीट जाता है, उसके बाद ही ना अनाउंसमेंट होगा। ठीक है, तो बहुत जल्दी हो जाएगा, आपको 3 से 4 दिन में। यानी ये कहा जा सकता है कि राजद से भी आपकी थोड़ी बात। मैं आपको देखिए, ये 3 से 4 दिन में आपको सारी चीज़ों की जानकारी हो जाएगी, ठीक है ना। मैं जहाँ तक इलेक्शन लड़ने का सवाल है, तो मैं उसकी तैयारी शुरू कर चुका हूँ और प्रोसेस में हूँ, और मेरी लीडरों से बात हो रही है। हाँ, वैसे भी दरभंगा और मधुबनी दोनों सटा हुआ ज़िला है, तो इसीलिए कोई नई जगह तो नहीं है। और उसमें देखिए, दरभंगा जो ज़िला है पुराना, अगर उसको याद कीजिए, तो हम लोग जब बच्चे थे तो दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी एक ही ज़िला होता था। और मेरे वालिद जो थे, मेरे पिताजी, उस कंबाइन ज़िला के स्वतंत्र पार्टी के कभी अध्यक्ष भी होते थे, सदर होते थे। तो हम लोगों के घर से तो पूरा रिश्ता पूरे ज़िला का रहा है। जहाँ तक मधुबनी लोकसभा का सवाल है, तो वहाँ भी 2 असेंबली सेगमेंट दरभंगा का है। उसमें एक जगह से मेरा लड़का डॉक्टर फराज फातमी भी MLA थे, और वो हिस्सा भी हमारे लोकसभा में आता था पहले, अब बाद में डिलिमिटेशन में कट गया। उसके अलावा जाले भी मधुबनी लोकसभा का हिस्सा है, जो दरभंगा ज़िला का आता है। अब आप जाओ मधुबनी, या आप चले जाइए बिस्फी, उस इलाके के कौन गांव ऐसा होगा जिसकी बिरादरी हमारे इलाके में नहीं हो, या बहुत सारे लोग तालीम के लिए, हेल्थ केयर के लिए दरभंगा में रहते हैं अपना। लेकिन एक चीज़ और, डॉक्टर शकील अहमद भी कह रहे हैं कि वो भी चुनाव लड़ेंगे। नहीं, उन्होंने तो बहुत पहले ऐलान कर दिया कि मैं उम्मीदवार नहीं हूँ। उन्होंने बहुत पहले कहा था कि मैं लोकसभा के रेस में नहीं हूँ। अच्छा, ये आपसे बात हुई है उनकी? नहीं, उन्होंने, मेरी नहीं हुई, उन्होंने ऑफिशियल पब्लिकली अखबार में, टीवी पर बयान दे के कहा। वैसे हाल के दिनों में वो ज़्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। एक्टिव तो वो हैं, वो सोशली, वो बहुत उस इलाके के MLA भी रहे हैं, उसी इलाके से वो MP भी रहे हैं, और बड़े लीडर हैं, मतलब कोई मामूली लीडर तो है नहीं वो। डॉक्टर फैयाज़ अहमद भी हैं, वो भी अपने बेटे को चाहते हैं, या फिर और भी कुछ लोग हैं जिसकी वजह नहीं, से? फैयाज़ भाई तो राज्यसभा के मेंबर हैं, मुझे उनकी जानकारी नहीं। उनके बेटे भी एक्टिव हैं थोड़ा? एक्टिव तो रहते हैं वो। अच्छा, मधुबनी के लिए कोई खास एजेंडा, अगर आप, चूँकि आप कह रहे हैं कि अब आप मधुबनी में ही जा रहे हैं, तो हमारे ज़रिए से भी कुछ अगर बताना चाहें मधुबनी के लोगों? देखिए, ऐसा है कि जब मैं दरभंगा का लोकसभा मेंबर बना, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से डिमांड थी उस ज़माने में, उसमें जो बड़ा 2 डिमांड हम लोगों के कोशिश से, प्रयास से शुरू हुआ। एक तो ब्रॉड गेज था,
न कि सिर्फ दरभंगा तक ब्रॉड गेज आया, बल्कि उसको दरभंगा टू जयनगर, दरभंगा टू नरकटियागंज, ये सब हमारे वक्त में हुआ। फिर ये जो 4 लेन देखते हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अंदर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा फारबिसगंज को हम लोगों ने देवेगौड़ा के वक्त में उसको शामिल करवाया, जो बाद में चल कर के वो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हुआ। तो ये सब काम तो बड़े बड़े काम एजुकेशन में, आपका टेलीकम्युनिकेशन में, पासपोर्ट ऑफिस, और जब मैं HRD मिनिस्टर था तो 18वीं प्रखंड में दरभंगा और मधुबनी भी उसमें शामिल है, जहां कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय खुला। दरभंगा के अंदर नया केंद्रीय विद्यालय हमने दिया, NIUS का रीजनल सेंटर खुला, इग्नू का रीजनल सेंटर खुला, मानू का रीजनल सेंटर खुला, साथ ही वहाँ का जो मधुबनी का को भी एक केंद्रीय विद्यालय भी दिया था हमने, और नवोदय विद्यालय की बिल्डिंग भी दी अच्छा थी। जी। तो इस एरिया में काफ़ी काम आपने किया, लेकिन एक चीज़ ये किया। बताइए, आपने काम तो बहुत सारे किए, आपकी पहचान भी है, लोग आपको रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन ये जो मोदी लहर चल रही है, और अगर मान लिया JDU से या कुछ ऐसा इधर से नहीं होता है, आप इंडिया गठबंधन या इस तरह से चुनाव लड़ते हैं दूसरे रास्ते से, तो आपको लगता नहीं है कि जो मोदी लहर चल रही है उसमें तो बड़ा मुश्किल है किसी का भी चुनाव लड़ना? देखिए, ऐसा है कि ये आप 3 दिन 4 दिन के बाद इस सवालों को कीजिए आप जी। पहले मेरा लड़ना तय हो जाए, उसके बाद इस पर टिप्पणी करूँगा। ठीक है, इस पर आप बात करेंगे। जाहिर सी बात है, चूँकि अभी कुछ चीज़ें तय नहीं हैं और टिकटों के समय में बहुत सारी चीज़ों को बोलना भी सही नहीं माना जाता है। आपको लगता है कि कुछ बड़े काम अपने इलाके के लिए आपको करने चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ आपने सोची है अभी? देखिए, दरभंगा को और मिथिलांचल को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि वहाँ पर रोज़गार कैसे क्रिएट हो, और उसमें एनालाइज करना होगा कि क्या ये बड़े कारखानों से होगा, मीडियम कारखानों से होगा, या छोटे कारखानों से होगा, किस तरह की चीज़ें वहाँ पे विकसित हों, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है, जो आबादी है, उसके लिए तो नाकाफ़ी है। वहाँ से इतनी नौकरियाँ जनरेट नहीं हो सकती है। तो अब इसको प्लानिंग की ज़रूरत है, उसको अमल में लाने की ज़रूरत है। बहुत सारे कारखाने हैं वो बंद हैं इलाके के, शुगर मिल है आपके इलाके में, पेपर मिल है, बहुत सारे कारखाने क्लोज हो गए हैं, उसको भी स्टार्ट कराने की बात हो सकती है। फिर नए सृजन करना होगा, नए छोटे छोटे कारखाने जिसमें 200, 250, 300 करके लोग काम करें, तो इकोनॉमी भी ठीक होती है इलाके की, प्लस लोगों को रोज़गार भी मिलता है। यानी सड़क, बिजली और शिक्षा के बाद बात सुनिए, ये जो दरभंगा है या मिथिलांचल है या बिहार ही है, इसको ले लें आप, सबसे ज़्यादा प्लान आज मुल्क के अंदर कहीं हो रहा है कहीं से, तो उसमें बिहार या मिथिलांचल सबसे ऊपर है। आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं चले जाइए, आपको इस इलाके का आदमी ज़रूर मिलेगा, और बड़े ही बुरी हालत में रहता है, लेकिन ज़िंदगी बसर करना है, परिवार को पालना है, आगे बढ़ाना है, तो मेहनत करता है। तो अगर वही मेहनत वो लोकल कर ले और डेली बेसिस पे अपने ख़ानदान, अपने गांव, अपने लोगों के साथ ये चीज़ आप कह रहे हैं, लेकिन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब सत्ता में आने के बाद। सत्ता की बात नहीं, ये टफ टास्क है जी। और इसके लिए जब तक के ज़िला को खुद विकसित ना किया जाए, आज आप चाइना जाइए तो चाइना के अंदर हर प्रोविंस को बांट दिया गया है। अब वहाँ एक ही तरह की फैक्ट्री मिलेगी, कोई फर्नीचर बना रहा है ज़िला तो फर्नीचर बना रहा है, कोई फर्निशिंग की काम कर रहा है तो वही कर रहा है, कहीं पर रिलीजियस जैसे आइडल बन रहा है, हार बन रहा है ना, ये माला बन रहा है, और वो कहाँ हिंदुस्तान में बिक रहा है। वो चले जाइए बहुत जगह पे कारपेट बन रहा है जो जिस पे जिसको जयनमाज कहते हैं, या टोपी है सर की, मेड इन चाइना, मक्के और मदीने में बिक रहा है, पूरी दुनिया में बिक रहा है। तो उन्होंने एक एक इलाके को, एक एक डिस्ट्रिक्ट को डेवलप किया है। उसी तरह से हमारे यहाँ भी आज देखिए बांग्लादेश की इकोनॉमी,
मतलब ग्रोथ जो है कहते हैं कि अभी इंडिया से भी ज़्यादा है। उसकी वजह है कि उन्होंने कुछ चीज़ों को फोकस किया, स्पेशली टेक्सटाइल और उसके अंदर जो फिनिशिंग जी की चीज़ें हैं जो बना रहे हैं वो, और दूसरे भी छोटे छोटे कारखाने बहुत लग रहे हैं बांग्लादेश में। तो उसी तरह से कुछ प्लानिंग की ज़रूरत है जिसमें न कि सिर्फ मेल बल्कि फ़ीमेल भी जो बेरोज़गार हैं और वो कुछ करना चाहती हैं तो उनको भी मौका मिले। ठीक है, मधुबनी के लोगों को कुछ कहना चाहेंगे आप? बस नहीं, 30 सेकंड मैं में। मधुबनी के लोगों को इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं आपके बीच में आकर के आपसे मिलूँगा, आपकी दुआएं लूँगा और मधुबनी की खिदमत करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपने सुना, शायद बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा लग गया होगा या कुछ चीज़ें हो सकता है 2-4 दिनों बाद साफ़ हो पाएगी। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, इसके बारे में आपकी कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।